उत्तर प्रदेश में पुरानी परंपराओं को लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है प्रशासन के साधनों का इस्तेमाल करके या सरकारी साधनों का इस्तेमाल करके। जैसे अभी कावड़ के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, वहाँ कावड़ियों के लिए 70-70 हज़ार सुरक्षाकर्मी लगाए जा रहे हैं। और जो कावड़िए इतनी उद्दंडता के साथ जनता के साथ पेश आ रहे हैं, कभी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, पढ़े-लिखे डॉक्टर, इंजीनियर्स के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, जो जनसेवा में लगे हुए अधिकारियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वो सरकार संरक्षण दे रही है। तो कहीं अच्छे दिन के तो मुझे तो संकेत नहीं लग रहे हैं। और जिस प्रकार से जंगल राज उन्होंने कायम कर दिया है, जिस गौरक्षा की बात कर रहे हैं, वो गायें सड़-सड़ के मर रही हैं। चाहे वो गौशालाओं में सड़-सड़ के मर रही हैं या रोड पर सड़-सड़ के मर रही हैं, गंदगी खा रही हैं, सड़ा हुआ जो कूड़ा-कबाड़ा है उसे खा रही हैं, उनके खुर जो है घिस गए हैं, लंगड़ी हो गई हैं गाय, तड़फ-तड़फ करके रोड पर मर रही हैं। तो ये सब जो है एक जंगल राज का संकेत मुझे मल जय भीम। मैं मेवालाल। साथियों, आज मैं समझने के लिए आया हूँ। साकेत कोट है, जैसा कि आपने सब जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और संत गाडगे ने भी कहा था कि अगर आपके पास थाली नहीं है तो आप हाथ में लेकर रोटी खा लेना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले समाज को पढ़ाने के लिए उन्होंने गोबर और मिट्टी, कीचड़ मिट्टी खाया, लेकिन स्कूल खोल करके बच्चों को पढ़ाया। लेकिन इस समय यूपी सरकार, रामराज की सरकार जो कहा जाता है, वहाँ पर मधुशाला खोला जा रहा है और पाठशाला को बंद किया जा रहा है। जैसा कि लोग अक्सर अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना सब कुछ उसको बताते हैं क्या बीमारी है। ठीक उसी तरह से न्याय पाने के लिए लोग एडवोकेट, वकील के पास जाते हैं। तो वही समझने के लिए मैं, हमारे साथ एडवोकेट सिद्धांत गौतम हैं। आज इनसे जानूंगा कि ये सामाजिक चिंतक है, कि इनसे समझूंगा कि आखिर ये जो समाज में हो रहा है, ये क्या आगे इसका रिजल्ट निकलेगा। जैसा कि एडवोकेट कहा जाता है कि वो आपको न्याय दिलाने में सक्षम है। लोग जब परेशान होते हैं तो लोग एडवोकेट के पास जाते हैं। तो मैं इसलिए, सामाजिक चिंतक भी हैं, एडवोकेट भी हैं, और लोगों के पास जाकर उनको न्याय दिलाने का भी काम करते हैं। सर, ये जो राम राज उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है, वहाँ पर जो शिक्षा है उसको बंद किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये अच्छे दिन का संकेत है? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि जिसको रामराज कहते हैं, वो लोग गलत कहते हैं। रामराज नहीं, आज विधान का राज है, संविधान का राज है। तो संविधान के राज में आज कुछ लोगों को भ्रमित करके या देश की जनता को भ्रमित करके यहाँ पर कुछ ताकतें सत्ता में आ गई हैं और वो ताकतें अब जनता के उस जनादेश का दुरुपयोग करके उसी जनता के खिलाफ काम कर रही हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जो उत्तर प्रदेश में जिस शासन की बात कर रहे हैं, उस शासन में बैठे हुए योगी जी जो हैं, वो आज के संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। जो संविधान में सामाजिक न्याय, शिक्षा, वैज्ञानिक सोच को विकसित करने की जो बात है, उसके लिए योगी जी काम नहीं कर रहे हैं। वो पुरातनपंथी लोग हैं, वो धोती लंगोटी में खुद रहते हैं और उसी कल्पना को लेकर के वो शासन कर रहे हैं। क्या ये अच्छे दिन के संकेत नहीं है सर? जैसा कर रहा है कि अच्छे दिन के आ रहे हैं? देखिए, मैं तो इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं रखता कि अच्छे दिन आ रहे हैं। कहीं जैसे उत्तर प्रदेश में आज सरकार 70,000 उत्तर प्रदेश में जिस अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि बुरे दिन आ रहे हैं लोगों के। क्योंकि दुनिया में जो भी आविष्कार हुए हैं, वो स्कूल में जाने वाले बच्चों से, कॉलेज में जाने वाले बच्चों से, यूनिवर्सिटी में जाने वाले बच्चों से और लैब में प्रयोग करने वाले वैज्ञानिकों के माध्यम से हुए हैं, ना कि पुरानी परंपराओं को ढोने से।
आज उत्तर प्रदेश में पुरानी परंपराओं को लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है प्रशासन के साधनों का इस्तेमाल करके या सरकारी साधनों का इस्तेमाल करके। जैसे अभी कावड़ के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, वहाँ कावड़ियों के लिए 70-70 हज़ार सुरक्षाकर्मी लगाए जा रहे हैं। और जो कावड़िए इतनी उद्दंडता के साथ जनता के साथ पेश आ रहे हैं, कभी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, पढ़े-लिखे डॉक्टर, इंजीनियर्स के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, जो जनसेवा में लगे हुए अधिकारियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को वो सरकार संरक्षण दे रही है। तो कहीं अच्छे दिन के तो मुझे तो संकेत नहीं लग रहे हैं। और जिस प्रकार से जंगल राज उन्होंने कायम कर दिया है, जिस गौरक्षा की बात कर रहे हैं, वो गायें सड़-सड़ के मर रही हैं। चाहे वो गौशालाओं में सड़-सड़ के मर रही हैं या रोड पर सड़-सड़ के मर रही हैं, गंदगी खा रही हैं, सड़ा हुआ जो कूड़ा-कबाड़ा है उसे खा रही हैं। उनके खुर जो है घिस गए हैं, लंगड़ी हो गई हैं गाय, तड़फ-तड़फ करके रोड पर मर रही हैं। तो ये सब जो है एक जंगल राज का संकेत मुझे मिल रहा है, जी। अच्छे राज का नहीं। मैं सर आपको ये जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे अगर विपक्ष इसका विरोध करता है, तो सरकार का सीधा सा उत्तर होता है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। तो क्या ये अगर जो समाज में चाहिए अगर नहीं मिल रहा है, तो विपक्ष बात उठाती है, तो क्या राजनीति करना होता है? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष से भी बढ़िया भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में अगर विपक्ष नहीं होगा, तो लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं होगी। अगर लोकतंत्र में विपक्ष जनता सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो जनता के हित का काम करते हैं। और विपक्ष ही है कि जो निरंकुश सरकार को लगाम लगा सकता है या सरकार की गलत नीतियों में सुधार करने के लिए सरकार को बाध्य कर सकता है। और अगर विपक्ष इस बात के लिए विरोध करता है, तो वो जनहित में काम करता है। वो सरकार के विरोध में बात करने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी प्रकार का जनता के खिलाफ कोई बात करता है। सर जी, जिस तरह से स्कूल को बंद किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद किया जा रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि मधुशाला बढ़ रहा है, मधुशाला खोला जा रहा है और क्या कहते हैं ना, मंदिर ज़्यादा खुल रहे हैं। तो क्या लोगों का जो भविष्य है, मंदिर में बनेगा, प मधुशाला में बनेगा? देखिए, मंदिर और मधुशाला में जाने से कभी कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफ़ेसर, आईएएस, पीसीएस, नेता, ठीक है, साइंटिस्ट नहीं बनते हैं। ये आज जो शासन सत्ता में है, वो आज कुछ लोगों का आज़ादी से पहले शिक्षा पर इस देश में कुछ लोगों का अधिकार था, एकाधिकार। और उस एकाधिकार के कारण इस देश का बहुत बड़ा तबका शिक्षा से वंचित था। और शिक्षा से वंचित रहने के कारण ये देश गुलाम बना। क्यों? क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं थी, अपने राष्ट्र के प्रति वो भावना नहीं थी, राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं थी। और जो लोग जिनका एकाधिकार था, उन लोगों ने उस शिक्षा को जन सामान्य तक नहीं पहुँचने दिया। तो उसके कारण जन सामान्य में एक राष्ट्रीय चेतना का प्रचार-प्रसार नहीं हुआ और रा उस जन सामान्य का देश के विकास में योगदान नहीं हुआ। और उसके कारण हमारा देश कमज़ोर रहा और गुलाम बन गया। और आज वही लोग, जिन लोगों ने इस देश में शिक्षा, सम्मान, संपत्ति, संसाधनों से लोगों को वंचित रखा, वही लोग आज सत्ता में आ गए हैं। और वो अपने पुराने, क्योंकि उनका उस टाइम पर इस देश में वर्चस्व था, उसी वर्चस्व को अपने निजी हितों को साधने के लिए स्वार्थ के वश में वो आज इस देश में लोगों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। और शिक्षा से वंचित करने के लिए उनके मन और बुद्धि में विकार पैदा करके उन्हें मानसिक तौर पर कमज़ोर करना चाहते हैं। इसलिए मदिरालय खोले जा रहे हैं या जिसको कहते हैं मधुशालाएँ खोली जा रही हैं, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से कांडला पोर्ट पर 30,000 करोड़ का अफ़ीम, चरस, गाँजा पकड़ा गया है कई बार। और वो ऐसे कैसे आ गया? इसका मतलब ये है कि उसमें उन लोगों की साठगांठ है कि जो लोग इस देश में देश की जनता को अज्ञानी बना करके, उनको मानसिक तौर पर कमज़ोर करके, उन पर हमेशा के लिए शासन करना चाहते हैं। ये षड्यंत्र के तहत ये सब काम किया जा रहा है। जी, कहा जा रहा है सर, जिस स्कूल में बच्चों की संख्या कम है, तो उस स्कूल को बंद किया जाता है। लेकिन ये संख्या क्यों कम हो रहा है और प्राइवेट स्कूल में बच्चे बढ़ रहे हैं? कारण क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, जब पूँजीपति लोग, सामंतवादी लोग सत्ता में आते हैं, तो वो शिक्षा को ज्ञान
फैलाने के लिए या लोगों को शिक्षित करने के लिए काम नहीं करते। वो अपना बिज़नेस चलाते हैं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि गरीब आदमी के बच्चे को शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। उन्हें इस बात से मतलब है कि उन उस शिक्षा के माध्यम से वो कितना पैसा कमा सकते हैं। यहाँ प्राइवेट स्कूल्स में इतनी फीस है लोगों की, बच्चों की, कि गरीब आदमी उस फीस को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए अमीर लोगों के लिए शिक्षा सुरक्षित होती चली जा रही है और जिस तरीके से छोटे-छोटे स्कूलों को बंद करके बड़े-बड़े स्कूलों के साथ उन्हें जोड़ा जा रहा है, गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। सर क्योंकि गरीब लोग अपने बच्चों को दूर के स्कूल में पहुँचा नहीं पाएँगे और वो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएँगे। सर, मैं आपसे ये क जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कहा जाता है कि प्राइवेट में पढ़ाई ज़्यादा होती है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो क्या ये हकीकत है या इसके पीछे और कुछ कारण है कि जो बच्चे सरकारी में नहीं जा रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं? देखिए, एक बात तो है कि इसमें प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके की सुख-सुविधाएँ उद्योगपति लोग मुहैया कराते हैं, वो सुख-सुविधाएँ वो सरकारी स्कूल में नहीं होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें सरकारी स्कूल बंद कर देने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जितनी बड़ी फीस ली जाती है, वहाँ गरीब आदमी अपने बच्चे को भेज नहीं सकता और अब गरीब आदमी को अपने बच्चे को शिक्षित करना है, तो उसे सरकारी स्कूल में भेजना पड़ेगा। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या जो प्राइवेट स्कूल का जाल बिछ रहा है, तो क्या इसमें गार्जियन का कमी नहीं है कि प्राइवेट में स्कूल लिखा जब बच्चा जाता है, उसके लिए ट्यूशन लगवाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं केयर ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब सरकार में पढ़ता है, तो उनको केवल स्कूल के भरोसे छोड़ दिया, वहाँ कहाँ जा रहे खिचड़ी खाने जाते हैं। तो क्या गार्जियन का इसमें ज़िम्मेदारी नहीं है? नहीं देखिए, गार्जियन की इसमें कोई ज़िम्मेदारी ख़ास नहीं है क्योंकि गार्जियन बेचारे वो गरीब आदमी हैं। उन्हें उस बात का एहसास ही नहीं है कि भाई हमारा बच्चा जब इस सरकारी स्कूल में जा रहा है, वही बच्चे तो वो प्राइवेट में जाते हैं, तो क्या कहते हैं, सबको सुविधा देते हैं, कहते हैं ट्यूशन भी लगाते हैं। नहीं, कुछ लोगों के पास इतने आर्थिक साधन ही नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में भेज सकें। तो मजबूरी में लाचार होकर के गरीब आदमी को अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता है और सरकारी स्कूल में भेजने वाला गरीब आदमी वो मज़दूरी करता है, मेहनत करता है और उसे इतनी ही झाड़ी या तनख्वाह मिलती है कि बस अपने बच्चों को कि वो खिला-पिला सकता है, कपड़े पहना सकता है, वो ट्यूशन के पैसे नहीं दे सकता है। तो इसलिए मजबूरी में गरीब आदमी को सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजना पड़ता है। लेकिन ये सरकार का दायित्व है कि ये जो गैप है, ये जो भेदभाव है, सरकारी स्कूल के बीच में और प्राइवेट स्कूल के बीच में ये खत्म होना चाहिए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए और सबको समान अवसर मिलने चाहिए और मेरा मानना है कि सरकार को 20 साल तक सभी स्कूलों को सरकारी करके, सरकार को अपने अंडर में लेकर के सभी चाहे गरीब का बच्चा है या अमीर का बच्चा है, सबको समान शिक्षा सरकारी खर्चे पर 20 साल तक देनी चाहिए और उनको फिर एक बराबर के फील्ड में कंपटीशन में उतार देना चाहिए। उसके बाद जाति का टाइटल खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए और तब जाकर के देश में समतामूलक समाज का निर्माण होगा। क्या आपका क्या मानना है? एक आप एडवोकेट हैं, आप तो तर्क के साथ, प्रमाण के साथ बात करते हैं। तो क्या जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो कमज़ोर होते हैं और प्राइवेट में जो पढ़ता है, वो स्मार्ट होते हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को कमज़ोर नहीं कह सकते आप। वो बच्चे के अंदर हर बच्चे के अंदर एक प्रतिभा छुपी हुई होती है, बशर्ते कि उसे अवसर मिल जाए। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को प्राइवेट स्कूल के जैसी सुविधाएँ मिल जाएँगी, तो हो सकता है कि वो उन प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस देगा, अच्छा रिज़ल्ट देगा और वो उससे भी ज़्यादा देश के तरक्की में और निर्माण में योगदान देगा। सर, आपका क्या मानना है कि जैसे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो क्या मंत्री, विधायक और एमपी के बच्चे और जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको अनिवार्य कर दिया जाए कि आपको तभी जॉब मिलेगा जब सरकारी बच्चे आप इस सरकारी में नाम लिखाएँगे। तो क्या इससे स्तर बढ़ सकता है सरकारी स्कूल का? मैंने कहा ना, मैंने बिल्कुल कहा कि अगर इस देश में आपको सबको समान अवसर देने हैं और समतामूलक समाज का निर्माण करना है और सर्वांगीण विकास करना है देश का, तो सभी प्राइवेट स्कूलों को सरकार अपने अंडर में ले और सब चाहे वो मंत्री है या संतरी है या क्लर्क है या चपरासी है, गरीब है या अमीर है, सबके बच्चों को समान परिस्थितियों में
सरकारी स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए और 20 साल तक सरकार अपने खर्चे पर उनको शिक्षा उपलब्ध कराए और उसके बाद जो जाति के टाइटल हैं ये खत्म हों और उसके बाद आरक्षण भी खत्म कर दिया जाए और सबको एक समान तरीके से कंपटीशन में बैठने का अवसर दिया जाए। सर क्या जैसे कहा जाता है कि प्राइमरी स्कूल में ज़्यादातर बच्चे जो है हिंदू के बच्चे पढ़ते हैं या और जात के बच्चे पढ़ते हैं इसलिए बंद किया जा रहा है? आपका क्या मानना है? नहीं देखिए, मैं ये मानता नहीं हूँ कि भई प्राइमरी स्कूल में हिंदू के बच्चे पढ़ते हैं। जैसे गाँव में अगर एक प्राइमरी स्कूल है और उस गाँव में सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो उस स्कूल में तो सभी धर्म और जाति के लोग आएँगे। ऐसा मैं नहीं मानता कि हिंदुओं के ही बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन मेरा जो जानकारी है मैं कई गाँव को मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू के बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या हिंदू से इतना नफ़रत है कि स्कूल को बंद किया जा रहा है? ना, ये इसके पीछे तो मैंने आपको कारण बता दिया ना, कि आज़ादी से पहले और सदियों तक इस देश में जिसको बहुजन समाज कहते हैं, उसको शिक्षा से, संपत्ति से, साधनों से वंचित रखा गया और चंद लोगों ने इस देश पर शासन किया। आज वही चंद लोग, मुट्ठी भर लोग या अल्पसंख्यक लोग, वो चतुर चालाक लोग इस देश के बहुसंख्यक लोगों को अशिक्षित रखना चाहते हैं, अज्ञानी रखना चाहते हैं और उनके अंदर मानसिक और मन में विकार पैदा करना चाहते हैं। इसलिए उनको शराब और ठेके की तरफ दौड़ा रहे हैं और उनके लिए स्कूल बंद कर रहे हैं। तो उनके ऊपर हमेशा शासन करने का एक षड्यंत्र है ये। सर, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं जाल बिछ रहा है, तो क्या इसमें जो मंत्री हैं, संतरी हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक, एमपी के स्कूल नहीं खुल रहे हैं? अधिकतर तो जो सामंतवादी लोग हैं, जो सत्ता में पहुँचे हुए लोग हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, वो लोग शिक्षा को एक व्यवसाय बना करके अपने स्कूल, कॉलेज खोल रहे हैं और उसी के कारण जो है ये एक गैप आ रहा है। ये जो क्या मा ये जो गैप आ रहा है शिक्षा में, ये उसी के कारण आ रहा है। वो अमीर जो राजनीतिज्ञ लोग हैं या ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, वो लोग अपने पैसे का इस्तेमाल करके और अच्छे-अच्छे प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं और उसको एक व्यवसाय बना दिया शिक्षा को उन्होंने, जिसमें गरीब समाज के आदमी को शिक्षा नहीं मिल पा रही है और अमीर समाज के बच्चे ही उच्च कोटि की शिक्षा लेकर के वो उच्च पदों पर पहुँच रहे हैं और इससे समाज में गरीब और अमीर के बीच में एक खाई बढ़ रही है। शिक्षित और अशिक्षित की जो तादाद है उसमें भी एक खाई बढ़ रही है। अमीर के बच्चे जो है योग्य बन रहे हैं गरीब के बच्चे अयोग्य बन रहे हैं। सर, सरकार तो ये चाह रही है कि गरीब के बच्चे ना पढ़ें। आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि उनका क्या विकल्प है कि बच्चे पढ़ सकें? देखिए मेरा मानना ये है कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आज हर गरीब को अपने घर में एक मोबाइल जो एंड्रॉयड फ़ोन जिसमें सुविधा है, वो रखना चाहिए। यूट्यूब आजकल यूट्यूब पर बहुत सारा मसाला आता है शिक्षा का और वो अपने बच्चों को इतनी अपने अंदर जागरूकता रखें, अपने घर में शिक्षा का इतना स्तर रखें कि वो यूट्यूब को इस्तेमाल कर सकें और वहाँ पर अपने बच्चे को बजाय अगर वो ट्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से अच्छी-अच्छी वीडियोज़ अपने बच्चे को दिखाएँ और जो पाठ्यक्रम है, हर पाठ्यक्रम की वहाँ पर यूट्यूब पर आजकल वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, उसके माध्यम से अपने बच्चे को शिक्षित करें और उच्च कोटि की शिक्षा देने का हर संभव प्रयास करें। सरकार से कोई अपील करेंगे सर? चाहे एक रोटी कम खाएँ, अच्छी क्वालिटी के कपड़े ना पहने, अधिकांश जो कमाई का पैसा है वो अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें और यहाँ मेरी सरकार से पुनः यही अपील है और मैं उसी विचार का व्यक्ति हूँ कि इस देश में सरकार एक समान शिक्षा नीति लागू करे और सभी प्राइवेट स्कूलों को सरकार अपने अंडर में ले और सभी बच्चों को जाति, धर्म का भेदभाव छोड़ करके सभी बच्चों को 20 साल की उम्र तक समान शिक्षा दे और समान शिक्षा देने के बाद कंपटीशन के समान अवसर दें और समान अवसर देने के बाद सभी बच्चों के जाति के टाइटल खत्म हो और आरक्षण भी खत्म हो और तब जो है इस देश में समतामूलक समाज बनेगा, तब इस देश में बराबरी आएगी, तब देश का सर्वांगीण विकास होगा। धन्यवाद सर। सर आपने समय दिया, धन्यवाद। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं चाहता हूँ कि आप समाज में सामाजिक मुद्दों को और सार्वजनिक हित के मुद्दों को लेकर के कई बार बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, बहुत अच्छी वीडियोज़ डालते हैं और उसके माध्यम से समाज में एक चेतना पैदा होती है। सरकार को कहीं आगाह करने का
एक माध्यम आपने अपने हाथ में ले रखा है। मैं आपके चैनल को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अधिकांश लोग आपके चैनल को देखें और उसको प्रचार और प्रसार करें। जी। धन्यवाद। तो साथियों आप देख रहे थे सिद्धार्थ गौतम थे। ये अच्छी बात उन्होंने बताया कि सरकार को भी चेतावनी दी, आप समाज को भी बताया कि आप किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें क्योंकि आपका ही योगदान हमें बढ़ाएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।